नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के दौर में जब देश और दुनिया के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई बाधित हुई है तो झारखंड की उपराजधानी दुमका से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो मॉडर्न और विकसित शहरों के लिए मिसाल मानी जा सकती हैं। ग्रामीण इलाकों के बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 1, 2, 4 नहीं, मिट्टी की इन दीवारों पर जहां तक नजर जाएगी आपको ब्लैक बोर्ड ही दिखेगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका के जरमुंडी प्रखंड का ये है डुमरथर गांव। यहाँ का उत्क्रमित मध्य विद्यालय जब कोरोना काल में बंद हो गया, शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई बाधित हो गई, तब इस स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने मिलकर पढ़ाई का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। सभी छात्रों का अपना अपना ब्लैक बोर्ड। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन बच्चों को पढ़ाई करते हुए भी देख लीजिए और सुन लीजिए इन बच्चों को कैसे उत्साहित होकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। लॉकडाउन में हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए चौक चाहिए, चौक का जरूरत। हम रोज हम लोग का माँ बाप चौक नहीं दे सकता, इसलिए हम लोग सपन सर ने चौक बनाने के लिए सिखाया और झाड़ू भी बनाने सिखाया। हम लोग झाड़ू बनाने सीख गए और नीचे बैठने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग चटाई बनाने भी सीख गए। बच्चों को पढ़ाई के लिए चौक की जरूरत पड़ी तो टीचर जी ने वो भी सिखा दिया। गंदगी से बचने के लिए झाड़ू और चटाई बनाना भी सिखा दिया और फिर हर रोज नियम से ये बच्चे यूं ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसके दुमका जिला के डुमरथर गांव में महीनों से बच्चे दीवारों में ब्लैक बोर्ड बना करके पढ़ रहे हैं। हम बच्चों को चौक बनाने के लिए सिखा दिए हैं। बच्चे अब यहाँ चौक बनाते हैं और उसी का उपयोग यहाँ करते हैं। साथ ही यहाँ साफ सफाई के लिए झाड़ू बनाने बच्चे सीखे हैं और सिटिंग के लिए चटाई की आवश्यकता थी तो बच्चे चटाई बनाने भी सीख गए हैं। तो ये है आदिवासी बहुल इलाके में कोरोना संकट के दौरान शिक्षा हासिल करने का नायाब तरीका, जो सचमुच कई मायनों में खास है। एक छोटे से इलाके के शिक्षक और बच्चों ने उन बड़े शहरों के स्कूल कॉलेज के लिए बेहतरीन संदेश दिया जहां विकसित संसाधन होने के बावजूद कोरोना के खतरे की वजह से कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। इसे कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भरता के गुर भी सीखना। पंचम कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और अब बात कटिहार की उस बेजुबान की जो बीते 6 साल से वन विभाग की कैद में भटक रही है। पशु चिकित्सक की लापरवाही का खामियाजा ये बेजुबान सालों से भुगत रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस तस्वीर के जरिए। झाड़ियों में डरी सहमी खड़ी ये नीलगाय सोनी है, जो पशु चिकित्सक की लापरवाही के चलते बीते 6 साल से कटिहार वन विभाग के क्षेत्र में कैद है। बेजुबान इस नीलगाय को महज 6 महीने की उम्र में वन विभाग की ओर से रेस्क्यू कर अहमदाबाद इलाके से कटिहार लाया गया था, लेकिन उस वक्त के पशु चिकित्सक ने इस नीलगाय की पहचान गलती से हिरण के तौर पर कर दी और बस वही लापरवाही सोनी पर भारी पड़ गई। एक एक कर महीने बीतते रहे, साल दर साल गुजर गए, लेकिन वन विभाग की 4 दीवारी से बाहर सोनी नहीं निकल पाई। वन विभाग के कर्मी ही अब इसके दोस्त हैं। इसको मेडिकल चेकअप में बच्चा में इसको हिरन बताया गया है, उसी कंफ्यूजन के चलते, लेकिन ये हिरन था नहीं। जैसे जैसे बड़ा हुआ तब पता लगा कि नहीं, ये तो हिरन नहीं है, नीलगाय है। इसी कंफ्यूजन में ये तब से अब तक रह गया है। इसको कहाँ भेजा जाए, इसको भेजने की प्रक्रिया चल रही है। जब तक इसको नीलगाय घोषित नहीं किया जाता है तब तक हम इसको भेज नहीं सकते। वन विभाग के स्तर पर इस नीलगाय के भोजन मद के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है। वन विभाग के कर्मी कई बार सोनी को सुरक्षित स्थान तक भेजने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन इस बेजुबान को आजादी नहीं मिल पाई। तो नीलगाय कैद में ही है, इसको तो बांध के रखने का ये चीज नहीं था, इसको छोड़ना ही था, बल्कि हरिन के चलते इसको हम लोग बांध के रख रहे हैं। एक चूक के कारण हम लोग इसको रखे हुए हैं। इसको खाने होने में इसको आलू, मार, पत्ता, घास यही सब ये खा रही है। वैसे कटिहार जिला उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र भी है। डिप्टी सीएम फिलहाल वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रभार में भी हैं। इसीलिए वन कर्मियों को भी अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही सोनी के सुनहरे दिन वापस लौटेंगे और वो एक बार फिर से खुले में आजाद घूम पाएगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार।
और अब बात राजधानी पटना की, जो कि स्मार्ट सिटी में शुमार है, लेकिन यहाँ की ऐसी तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर समझना मुश्किल हो जाएगा कि मोहल्ले में नाला है या फिर नाले में मोहल्ला। नाले में खड़े लोग, गंदे पानी में इकट्ठा हुए मोहल्लेवासी। तस्वीरें पटना सिटी के वार्ड नंबर 68 के चैनपुरा मदार मोहल्ले की हैं। आप सोच रहे होंगे कि मोहल्ले में नाला है या फिर नाले में मोहल्ला। यह स्थान उस स्मार्ट सिटी पटना का है जो बिहार की राजधानी है, जहां सरकार, मंत्री, अधिकारी सब बैठते हैं। लेकिन क्या हाल हो चुका है इस मोहल्ले का, सुन लीजिए दर्द यहां रहने वालों का। एक महीना से पानी जमा हुआ है। सरकार बोलते हैं कि कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से हम लोग कैसे बचें? सरकार इसका जवाबदेही, बीमारी हो जाएगा तो कौन लेगा इसका जवाबदेही? हम तो दवाई लाने नहीं जा रहे हैं कोरोना के लेके हुए पानी के लेके, वो काफी धीरे धीरे आने से गिर गए। कैसे लाचार हैं हम, कैसे निकलेंगे? पानी रहेगा तो निकले सकते हैं, नहीं ना निकलेंगे। कितना दिन से पानी है? 1 महीना से पानी। 1 महीने से ज्यादा हो गए इस नारकीय स्थिति को। कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सरकार और प्रशासन की ओर से आम लोगों से सतर्क रहने और बचाव की अपील की जाती है, लेकिन यहाँ के लोग कैसे सतर्क रहें, कैसे खुद का बचाव करें, आप ही समझिए। ये तो सरकार को देखना और समझना है कि ऐसे हालात यदि बने हैं तो क्यों। बदबू, सड़ांध और गंदगी में जीना यदि आज के समय में भी जनता की मजबूरी बने, वो भी प्रदेश की राजधानी में, तो फिर इससे बड़ी तोहमत कुछ और हो नहीं सकती। पिछले साल राजधानी का बड़ा इलाका ऐसे ही पानी में डूब चुका था। किरकिरी होने के बाद जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम के दुरुस्त होने का दावा किया गया, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, सच आपके सामने है। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18, पटना सिटी। छपरा में प्रशासनिक लापरवाही की ऐसी तस्वीर सामने आई जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। बाढ़ के चलते बह गई सड़क महीनों बाद भी जस की तस वैसी ही है। झुके हुए बिजली के पोल कभी भी पानी में गिर सकते हैं, जिससे ग्रामीणों में डर बना रहता है। गड्ढे में जमा पानी, बिखरे पड़े पुल के हिस्से और पानी के पास ही झुके हुए बिजली के खंभे। तस्वीरें छपरा के मशरक प्रखंड की एक सड़क की है जो अरना गांव के बड़वा घाट बाजार से बलुआ होकर डुमरसन बाजार तक जाती है। सही सुना आपने, लेकिन सड़क की क्या हालत है वो आप खुद देख रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये है कि यह इलाका 4 महीने पहले आई बाढ़ की चपेट में डूब चुका था। सड़क से लेकर गांव की गलियां सब कुछ जलमग्न हो गई थी, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद सड़क की यह हालत हो चुकी है। ग्रामीण डरे सहमे हुए रहते हैं कि कभी भी बिजली का खंभा पानी में गिर सकता है, सो प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। पुल टूट गई बा, यहाँ 1-2 फुट तक खाल कर दिल बा। 2 पोल इलेक्ट्रिक का जो बराबर लाइन भी आ रहा बा, अभी तक इसमें कोई काम नहीं के भल न भराइल बा। हमारा आग्रह बा डीएम साहब से जे थोड़ा भरवा उड़वा दी, रास्ता चालू हो जाए, पोल सही करा दी, जैसे कि माल जाल और बच्चा के सबके दिक्कत होगा। तो ये हाल है उस इलाके का जो राजधानी से बेहद करीब है, और सियासतदान इन्हीं इलाकों के विकास का दावा कर विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन हफ्तों बाद भी इलाके की सुध किसी ने नहीं ली। न जन प्रतिनिधियों को ख्याल रहा, न ही प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को। इन्हीं खतरनाक रास्तों से होकर हर रोज अरना गांव के लोग बाजार तक आते जाते हैं। सोचिए, अगर कोई हादसा हो गया, बिजली के खंभे की चपेट में कोई आ गया, तो सिवाय पछताने और आश्वासन के कुछ नहीं मिलने वाला। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, छपरा। और अब बात कटिहार की, जहां के किसान अंडे के फंडे से गदगद हैं। जी हां, नई तकनीक और कृषि विभाग की मदद से चल रहा उनका लेयर फॉर्म सोने का अंडा देने वाला साबित हो रहा है। कटिहार के कौआ बड़ी इलाके के इस विशाल लेयर फार्म हाउस में हर तरफ पिंजरे में बंद मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही हैं। इनकी तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। इस लेयर फार्म में दाना पानी का इतना बेहतर इंतजाम है कि बदले में ये मुर्गियां सोने के अंडे उगलती रहती हैं।
इन पिंजरों से ये कर्मचारी दिन भर अंडा बटोरते रहते हैं, जिसे मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा हासिल होता है। 11 से 12 हजार तक रोज उत्पादन है। इसको बेचते कहाँ का बाजार उपलब्ध है? सर यहाँ का बाजार हम लोग मिर्चावाड़ी में बेचते हैं। स्थानीय बाजार में? जी, अपना ही कटिहार में। ये लेयर फार्म हाउस किसानों के लिए सोने का अंडा देने वाले साबित हो रहे हैं। तभी तो इस तरह के 2 और अंडा उत्पादन केंद्रों का निर्माण तेजी से चल रहा है। तो दोनों का अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब कार्य पूरा हो जाएगा, हर दृष्टि से वो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा हमारा लेयर फार्म, तो जो उनका फिक्स्ड लागत है उसका 30% जो है सब्सिडी मिलेगा। तो कृषि विभाग भी मदद के लिए आगे आया है। कटिहार के अंडा उत्पादकों के लिए अंडे का ये फंडा बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। तभी तो कटिहार के ये युवा अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते देखे जा रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पटना के फुलवारी शरीफ में गुरु ग्रंथ साहिब की 500 साल पुरानी हस्तलिपि वाणियां सहेजी गई हैं, लेकिन आज इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मठ पर असामाजिक तत्वों की बुरी नजर है और इसकी सुरक्षा भगवान भरोसे। ये है पटना का फुलवारी शरीफ का संगत मठ, जहां संतों का 500 साल पुरानी हस्तलिपि सहेज कर रखी गई है, लेकिन आज इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जिस हस्तलिपि में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कबीर और तानाजी के साथ लगभग 35 महान संतों के विचारों को लिखवाया था, उसे देखने वाला आज कोई नहीं है। सिख धर्म से जुड़े लोग बताते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र ने भी इसमें अपनी वाणी समाहित किया था। रविदास जी की वाणी दर्ज है, भगत कन्ना जी की वाणी दर्ज है, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी की वाणी दर्ज है, और भी अनेकों ऐसे संत थे जिनका कुल मिलाकर 35 संतों की वाणियां इसमें दर्ज है। यहाँ हमको कोई सुविधा नहीं है, बल्कि लोग हमको परेशान करते हैं। बाहर हम थोड़ा साफ सफाई करते हैं तो उसमें भी लोग हमको परेशान करता है। और यहाँ बहुत सारी संपत्ति थी उदासीन संतों की। 35 साल से यहाँ किसी भी संत को रहने नहीं दिया जाता है। जो संत आते हैं उनको उकसाकर डांट, मतलब कैसे भी कैसे करके उनको भगा दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब की खासियत यह है कि इसमें सभी धर्मों को जोड़ा गया है। समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इसी संगत से जुड़े विद्वानों ने पहल की थी। इन हस्तलिपियों को बचाने आए महंतों को किसी तरह प्रताड़ित कर यहाँ से भगा दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। आज यह संगत मठ फिर से उदास है। मठ से जुड़े लोगों की शिकायत है कि असामाजिक तत्व आए दिन मठ के संतों को यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार से सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई गई है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। औरंगाबाद के बालू कारोबारियों ने सोन नदी को खोखला कर दिया है। नदी के गर्भ से इतना बालू निकाला गया कि अब कुछ भी बचा ही नहीं। कभी पानी से लबालब रहने वाला सोन नदी का औरंगाबाद के बालू माफिया ने आज ये हाल कर रखा है। इससे निकलने वाली सुनहरी रेत ट्रकों में भर भर कर बिहार ही नहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोने कोने तक भेजी जाती हैं। तो ज्यादा मुनाफे के लालच में एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात सोन नदी के गर्भ को भेदती रहती हैं, जिससे क्विंटल के क्विंटल बालू निकलता रहता है। देखिए यहाँ पे 3 फुट गवर्नमेंट से या भारत सरकार से अलॉटमेंट है, और यहाँ पे 25 फुट 20 फुट खुदाई किया जा रहा है। साथ ही जो अंडर बॉडी गाड़ी लोडिंग होता है उसके बजाय पूरी ओवरलोडिंग में बालू जा रही है गाड़ी। नियम कायदों को ताक पर रखकर जिस तरह से सोन नदी से दिन रात बालू का दोहन हो रहा है, उससे बालू कारोबारी तो मोटा मुनाफा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने को खूब नुकसान हो रहा है। ऐसे में खनन महकमे ने कमर कस ली है। हर एक जिले में जो भी लघु खनिज हैं, बालू पत्थर का अवैध खनन, परिवहन, भंडारण जो इलीगल हो रहे हैं, उसकी जांच कर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश है। एक तरफ बालू कारोबारियों के मुनाफे की चाहत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इस मुनाफे की चाहत में सोन नदी भीतर ही भीतर खोखली होती चली जा रही है। संजय, न्यूज़ 18 औरंगाबाद।
घाटशिला के गांव के घर घर में उम्मीद की पोटलियां टंगी हुई हैं। इन्हीं पोटलियों ने ग्रामीणों को जिंदगी का नया रास्ता दिखाया है। घाटशिला के लखाईडीह गांव के प्रधान कान्हूराम टूडू के घर की छत पर उम्मीद की कई पोटलियां टंगी हैं। जैसे जैसे ये फल फूल रही हैं, वैसे वैसे पूरे गांव में खुशहाली का बसेरा होता जा रहा है। ये पोटलियां हैं नरम और मुलायम मशरूम की। इसकी एक पोटली से कई किलोग्राम मशरूम तैयार होता है। ग्राम प्रधान कान्हूराम टूडू अपने घर पर रोजाना ऐसी कई पोटलियां बनाते हैं, उसे छत पर टांगते हैं। जब ये तैयार हो जाती हैं, तो सिर्फ लागत खर्च लेकर दूसरे ग्रामीणों के हवाले कर देते हैं। अपना बेड को बेच लेगा, थोड़ा बहुत इसमें अगर छोटू निकलना शुरू हो गया तो ये बेड को हम लोग बेच देंगे, तो गांव वालों का रोजगार होगा, पूरे घर घर में रोजगार होगा। ये ग्राम प्रधान कान्हूराम टूडू की मेहनत का कमाल है कि आज इस गांव की हर घर की छत पर उम्मीदों की ऐसी ही पोटलियां टंगी नजर आ रही हैं, जिससे इन ग्रामीणों की जिंदगी में छाया अंधियारा मिटता जा रहा है। हाँ, पहली बार लखाईडीह में हो रहा है। अगर मान लिया अच्छा से खेती हुआ तो इस बार फिर प्रयास रहेगा कि हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। घाटशिला के सुदूर गांव में मशरूम की इन पोटलियों ने उम्मीदों का ऐसा दिया जलाया है कि आज हर कोई इसकी रोशनी में नहा लेना चाहता है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। मुजफ्फरपुर के घर घर से निकला कचरा खाद के रूप में खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहा है। ये खाद न सिर्फ किफायती है बल्कि बेहद असरदार भी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के इस कचरा प्रबंधन केंद्र में आपके घर से निकलने वाले गीले कचरे को उस खाद में तब्दील किया जाता है, जिसे डालते ही मिट्टी सोना उगलने लगती है। मुजफ्फरपुर शहर का हजारों टन कचरा इस स्टोरेज में रोजाना जमा होता रहता है, जिसे इस मशीन के जरिए प्रोसेस कर खाद का रूप दिया जाता है। फिर उसे पैक कर किसानों को बेहद कम कीमत में उपलब्ध कराए जाते हैं। जो भी ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं वो बहुत खुश हैं और उनका फीडबैक बहुत अच्छा आता है। कितना टन अभी बचा हुआ है? हमारे पास स्टोर में 33 टन खाद हमारे पास है और हम लोग अभी तक 23 टन खाद सेल कर चुके हैं। बाजार में बिकने वाले दूसरे खाद की तुलना में ये जैविक खाद सस्ता तो है ही, ज्यादा असरदार भी है, लेकिन कोरोना काल में इसकी बिक्री में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। मतलब थोड़ा सा होता है कि प्रचार प्रसार की कमी है थोड़ा सा, नहीं तो जो भी हमारा गुणवत्ता है खाद का बहुत ही अच्छा है और हम लोग जो भी किसान गए हैं उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में तैयार ये जैविक कचरा फायदेमंद और किफायती होने के साथ ही प्रदूषण पर लगाम लगाने वाला भी है। तो आप भी जाइए, ये खाद लाइए और अपने खेतों को हरा भरा बनाइए। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। मधुबनी में एक चेक डैम ने किसानों की किस्मत चमका दी है। इस चेक डैम से लखनदेई नदी पानी से लबालब हो गई है, तो चारों ओर हरियाली फैल गई है। आज पानी से कलकल कर रही ये लखनदेई नदी साल के 10 महीने बेजान रहती थी। इस नदी में न एक बूंद पानी बचता था और न पंडौल प्रखंड के गांवों में खेती बाड़ी हो पाती थी। लेकिन आज वही लखनदेई नदी न सिर्फ पानी से लबालब है, बल्कि इसी पानी की बदौलत आसपास के सैकड़ों एकड़ खेतों की मिट्टी सोना उगल रही है। ये संभव हो पाया है जल जीवन हरियाली योजना के जरिए लखनदेई नदी में बने चेक डैम की बदौलत। खेती के लिए अच्छा हुआ है। जहाँ भी सिंचाई के लिए पानी सूख जा रहा था पहले, अभी पानी भरपूर मात्रा में रहती है, इससे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई है। 19 लाख रुपए से बने इस चेक डैम से लखनदेई नदी में तो नई जान आ ही गई है। पंडौल प्रखंड के सैकड़ों एकड़ खेतों में भी हरियाली का बसेरा हो गया है। मधुबनी के अफसर भी इस चेक डैम को वरदान बता रहे हैं। और कैचमेंट एरिया आप इसको देख सकते हैं, कैचमेंट एरिया काफ़ी बड़ा है, जिससे कि किसानों को यहाँ सिंचाई और अन्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। एक चेक डैम ने लखनदेई नदी के पानी को सहेज कर किसानों के चेहरे खिला दिए, तो जरा सोचिए दूसरी नदियों में भी इसी तरह से जान फूंकी जाए तो बिहार की किस्मत बदलते कितनी देर लगेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। सोनपुर मेले में इस साल पशुओं का बाजार तो नहीं सजा, लेकिन बकरियों का बाजार जरूर लग गया, जिसमें किस्म किस्म की बकरियों की बिक्री हुई।
विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला इस साल कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन सोनपुर मेले के इस परिसर में बकरी बाजार जरूर गुलजार नजर आ रहा है। जहां कभी मवेशियों का बाजार सस्ता था, तमाशों का मेला लगता था, वहां आज किस्म किस्म की बकरियां खूंटे से बंधी नजर आ रही हैं। किसी का रंग सफेद है तो काली, भूरी और चितकबरी बकरियां भी कम नहीं हैं। इनमें सबसे खास है अजमेरी और हिमाचली बकरियां। ज्यादा जायकेदार होने की वजह से इनका दाम भी ज्यादा है। 500 रुपए किलो है, 600 रुपए किलो है, अच्छा 400 रुपए तीन रेट। अब पिछले बार कैसा था? पिछले बार भी ठीक था, पिछले बार तो 800 रुपए तक कम बिका था। अच्छा, मेला लगा हुआ था, भरा हुआ था, अब भी तो कुछ है नहीं है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में हर साल मवेशियों की खरीद बिक्री की होड़ मची रहती थी। कला और कला के कदरदान पहुंचते थे, लेकिन इस साल ये मेला सिर्फ बकरी की खरीद बिक्री का केंद्र बनकर रह गया है। क्या खसी कर दें इस बार? अभी तो यही दूध कितना मिली है? देखिए, अभी तो पैसा न दिए इसलिए तो देखा दोनों की इधर छाट दिए। सोनपुर मेले का सुनहरा अतीत रहा है, लेकिन कोरोना ने ऐसा खौफ फैलाया है कि इस साल न मेला लगा और न कदरदान पहुंचे। बस बकरियों का मेला लगा और उसकी खरीद बिक्री हुई। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और धौनी के फार्म हाउस में उपजी सब्जियां हाथों हाथ बिक रही हैं। क्रिकेट के पिच पर रंग जमाने वाले माही का किसान अवतार रांची वासियों को खूब भा रहा है। लाल लाल टमाटर हैं, हरे पत्ते से ढकी ताजा फूलगोभी है, तो सेहत से भरपूर ब्रोकली भी आपका इंतजार कर रही है। धौनी के फार्म हाउस में उपजाई गई ये ऑर्गेनिक सब्जियां रांची के सब्जी बाजार में हाथों हाथ बिक रही हैं। रांची के डेली मार्केट में धौनी के ईजा फार्म हाउस की सब्जियों का आउटलेट खुला है, जहां टमाटर और गोभी से लेकर ब्रोकली और कैप्सिकम की खूब बिक्री हो रही है। हाँ, वहाँ के युवा लोग को पता चला, इसीलिए वहाँ का क्रेज है। और प्लस वो चाहते हैं कि खाद की सब्जी हमारे यहाँ आए और पब्लिक को पसंद आए। रांची के कई एकड़ में फैले धोनी के फार्म हाउस में ऑर्गेनिक तरीके से मौसमी सब्जियों की खेती होती है, जहां उपजी ये हरी भरी सब्जियां रोजाना रांची के सब्जी मार्केट तक पहुंच रही हैं और सब्जी के शौकीन उसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं। रेट एकदम बहुत ही कम, इस दिनों रेट बहुत कम है। धोनी जी को फार्म का जो माल आ रहा है, गोभी का रेट है 10 रुपए किलो। टमाटर ये एक नंबर क्वालिटी का है, ये बिका है आपका 28 रुपए किलो का बिका है आज। क्रिकेट के मैदान में बाजी मारने के बाद रांची के प्यारे माही किसान के रूप में भी उतने ही लोकप्रिय हो रहे हैं। तभी तो उनके फार्म हाउस में उपजी सब्जियों के कदरदान लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा